हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुनीति में आपका स्वागत है। आज हम गुरुनीति में आपके लिए लाए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल, वो चैप्टर हम कवर करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग किए ताकि आपके पास उनके सारे कॉन्सेप्ट जो है चले जाएं। और आज मैं आपके सामने सर्वेश यादव और मेरे साथ हमारी सीएलसी के मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटी ललित सर साथ में है। सर बिल्कुल। आज बच्चों हम लोग जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन सोल्व करने के जो सीरीज है वो सब टॉपिक वाइज होगी, ताकि वन बाय वन आपका जो पूरा आर्टिकल है वो क्लियर होता जाए और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करते जाएं। बिल्कुल, करें सर स्टार्ट। हाँ, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्यूरिन। एक्चुअली सर ये इस बेसिस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चन भी हैं। कई बार वो कंपैरिजन करवा लेते हैं, डीएनए में कौन सा, आरएनए में कौन सा। भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। बिल्कुल, और बिल्कुल स्कोरिंग है। तो एक बार थोड़ा सा फ्लो चार्ट से इनको अपन बता ही देते हैं। एक खाली पेज को यूज करते हैं। तो देखो यहाँ थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके तीन कंपोनेंट हैं। बिल्कुल, एक तो होगा आपका फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। तो न्यूक्लियोसाइड को अपन जब डिवाइड करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जैसे आपने फॉस्फेट ग्रुप को सेपरेट कर दिया, तो दैट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के फिर दो कंपोनेंट हो गए। न्यूक्लियोसाइड में अपन बात करें, एक तो हो गया आपका शुगर। और ये भी इंपॉर्टेंट है। जो शुगर है दो टाइप की है। राइबोज शुगर जो होगी, राइबोज, वो प्रेजेंट होती है आरएनए में। और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज, वो प्रेजेंट होगी डीएनए में। ऐसे ही यहाँ पर नाइट्रोजनस जो बेसेस हैं उनके दो ग्रुप है। यहाँ पर नाइट्रोजन के जो बेस है वो प्रेजेंट होते हैं, और नाइट्रोजन की जो बेस है वो बेसिकली यहाँ पर टू टाइप्स के हुआ करते हैं। बिल्कुल, एक तो यहाँ पर होते हैं प्यूरिन, और एक यहाँ पे होते हैं पाइरिमिडिन्स। और जो प्यूरिन है अपने पास में टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एडेनिन, और एक बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ग्वानिन। और जो पाइरिमिडिन है वो भी अपने पास टू टाइप के हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पर होता है यूरेसिल। तो अपन बोल सकते हैं जो टोटल नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पर सबने जैसे बताया 5 टाइप के हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। और ये भी जो क्वेश्चन है यूरेसिल और थाइमिन डिफरेंस वाला पूछ लेते हैं। जैसा एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन आरएनए और डीएनए में कॉमन होते हैं। बिल्कुल, दोनों में कॉमन होंगे। थाइमिन केवल डीएनए में होगा और यूरेसिल जो है केवल आरएनए में होगा। मतलब हम लोग यूरेसिल के हिसाब से पहचान भी सकते हैं कि कौन सा तो डीएनए है, कौन सा। बिल्कुल, जो बेस सीक्वेंस दे के रखता है उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे डीएनए की स्ट्रैंड है या आरएनए की स्ट्रैंड है। तो ये थोड़ा सा अपन ने समराइज कर दिया। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो मेरे ख्याल से अपन डायरेक्ट बता देंगे। तो अपन वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following nitrogenous base is derived from the purine? तो यहाँ पर प्यूरिन वाला एग्जांपल जो है कौन सा भी सर ने बताया, एडिनिन। और जो ग्वानिन है वो क्या है, प्यूरिन है। तो यहाँ ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपका ग्वानिन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is correct sequence of Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट स्टेप। अच्छा क्वेश्चन है। हर्शे-चेस का एक्सपेरिमेंट भी अच्छा है। आपको बता दें, हर्शे-चेस ने सबसे पहले ये सुस्पष्ट प्रमाण दिया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। भाई इनके एक्सपेरिमेंट से पहले ये क्लियर नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो इस बात को सबसे पहले डिफाइन किया था हर्शे एंड चेस ने। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट। और ये भी काफी बार पूछा जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ देखो उन्होंने जो एक्सपेरिमेट किया था उसके अंदर जो सीक्वेंस था बड़ा सिंपल है। डायग्राम यहाँ पर दे नहीं रखा, केवल स्टेप्स दे रखी हैं। पहले था इन्फेक्शन, उसके बाद में करवाया था आपका ब्लेंडिंग एंड देन फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो थर्ड ऑप्शन है मेरे ख्याल से इसमें ये डायरेक्ट दे रखा है, ये थर्ड चला जाएगा। पहले इन्फेक्शन, बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ा, फिर ब्लेंडिंग करवाई थी ताकि उसके पास जो बाहर कोई भी पार्टिकल अगर अटैच है वो क्या हो जाए, सेपरेट। और उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन। बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर बच्चों क्या होगा, डेंसिटी के बेसिस पर हम लोग जो है टू पार्टिकल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो हम बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which true according to the चारगाफ रूल। बिल्कुल सिंपल है। चारगाफ रूल भी इंपॉर्टेंट है सब, क्वेश्चन इससे भी आता रहता है चारगाफ रूल्स वगैरह से। तो काफी कॉन्सेप्ट अच्छा एक ये रूल है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बार बताया जाता है जो चारगाफ रूल है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि वो डीएस डीएनए पर अप्लाई होता है। बिल्कुल। तो उसने जो अपने रूल्स बताए थे डीएस डीएनए के ऊपर अप्लाई होते हैं। उसने सिंपल बोला था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन है। तो A प्लस G जो है वो ऑलवेज इक्वल टू होगा C प्लस T के। तो जो C और T है जो इक्वल होंगे। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये प्यूरिन्स है और ये क्या है,
pyrimidines है, तो pyrimidine और purine जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या एक ही बात है, A प्लस G अपॉन T प्लस C का जो रेशो है वो हमेशा 1 आता है। तो ये कुछ बातें उसने बताई थी, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। प्यूरिन और pyrimidine बराबर है, ठीक है। AG अपॉन TC 1 होगा, ये भी करेक्ट है। G और C जो है इक्वल होंगे, इक्वल अमाउंट में, ये भी सही। इसका मतलब सारी जो है चारगाफ के रूल्स है। बिल्कुल। और परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन जनरली पूछता है कि कितना परसेंट, एडिनिन 20% है तो थाइमिन भी ऑब्वियसली 20% होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 30 एंड 30, जो पैटेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता रहता है। क्यों? लेकिन अपन इस तरीके से सिर्फ परसेंटेज बता सकते हैं। जैसे मान लो एडेनिन जो है अगर वो 30% है तो यहाँ पे डेफिनेटली थाइमिन भी कितना होगा, 30% होगा। लेकिन अगर आपको ऐसे बोल दें कि एडेनिन यहाँ पे 30 है, ठीक है, तो थाइमिन कितने 30 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गुआनिन कितने होंगे, साइटोसिन कितने होंगे, वो नहीं बता, हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए या तो टोटल बेस का जो है नंबर दे तो बता सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर ने, परसेंटेज अलग है लेकिन नंबर जो है वो तभी बता पाओगे जो आपको टोटल डीएनए में बेस का मालूम होगा। अभी अपन इसको ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, किसी क्लास के अंदर बोल दे कि साहब 60% बॉयज है, तो अंडरस्टूड सी बात है 40% गर्ल्स हो गई। बट ऐसे बोल दे किसी क्लास के अंदर 50 बॉयज है, ठीक है, तो गर्ल्स कितने होंगे हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो कभी ऐसा आइडिया मतलब करना कि 50 है तो 50 होंगे, परसेंटेज अलग इश्यू होता है, अलग इशू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one can not be synthesized from DNA डायरेक्टली? तो अपन जब बात करते हैं सर सेंट्रल डोगमा की, तो वहां पर उन्होंने साफ बताया था जो डीएनए है उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, और आरएनए से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, जो डीएनए है वो प्रोटीन के लिए आरएनए पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो डीएनए कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना रहा, आरएनए जो है डायरेक्टली प्रोटीन के लिए क्या करेगा, उसको कोड करेगा, सिंथेसाइज करवाएगा। तो यहाँ देखिए आंसर जो है हो जाएगा आपका प्रोटीन, क्योंकि जो डीएनए है उससे वापस डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, लेकिन डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन डायरेक्टली कभी भी नहीं होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन। और यहाँ देखिए अपन जो क्वेश्चंस डिजाइन कर रहे हैं वो उनको फॉलो भी करना, ताकि क्वेश्चन को क्रैक कैसे किया जाता है। कई बार क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, बच्चा थोड़ा इधर उधर का माइंड जो है लगा के उस इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देता है, जिसको बोलते हैं अपन सिली मिस्टेक्स। तो एक बार आपको बहुत ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्वेश्चंस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच फॉर्म ऑफ आरएनए हैज स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग विद द क्लोवर लीफ? बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रक्चरल वाइज क्वेश्चन पूछा है, तो क्लोवर लीफ की बात करें तो सर वहां एनसीईआरटी में दिया भी है, जो टीआरएनए है उसकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल क्लोवर लीफ की तरह होती है, जिसमें डिफरेंट जो है लूप्स होती हैं और कुछ स्टेम्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे अपन टीआरएनए की बात कर रहे हैं, इसका 5 प्राइम है, इसका 3 प्राइम है, 5 प्राइम पे गुआनिन होता है, और यहाँ पर ए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ये सीक्वेंस फिक्स होती है इसके अंदर। ये यहाँ पे अपने पास में हो गई, इसकी लीफ जैसी स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं लूप्स। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पे स्टेम। बिल्कुल। और थोड़ा सा बता दें, आगे क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कर पाओगे। ये डीएचई लूप होती है, ये एंटी कोडोन लूप होती है, एंटी कोडोन लूप जिसमें एंटी कोडोन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है टी साइसी लूप होती है, दैट इज एक्सेप्टर आर्म। ये जो एक्सेप्टर आर्म है इसी के 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड आके अटैच होता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। अमीनो एसिड बाइंडिंग कहाँ होगा, याद रखना 3 प्राइम एंड पे CCA, तो यहाँ पर SI लिंकेज बनेगा और अमीनो एसिड यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा tRNA। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन व्हिच बैक्टीरिया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ग्रिफिथ का काफी ये फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसमें उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का यूज किया था। बिल्कुल। बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है इसके 2 टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। बिल्कुल। एक तो यहाँ पे होता है R2 और एक यहाँ पे होता है S3। R का मतलब यहाँ पे रफ है, S का मतलब स्मूथ होता है। ये स्मूथ इसलिए है बिकॉज इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एक यहाँ पर लेयर, एक एनवेलप होता है, जिससे निमोनिया कोज होता है। ये तो यहाँ पे वायरोलेंट है नहीं, ये यहाँ पे वायरोलेंट है, इससे डिजीज हो सकती है। बिल्कुल। और ये याद भी रखना, इसको न्यूमोकोकस भी बोल देते हैं जनरली, जहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है। तो स्ट्रेन पे जरूर फोकस करना कि आर स्ट्रेन की बात करें, एस स्ट्रेन की। जैसा सर ने बताया, जो एस स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक है और जो आर स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक है। ओके, और एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग है, जो आएंगे आगे उनको भी सोल्व कर लेंगे। कई बार बच्चे से सोच लेते हैं कि सर ये तो इन्फेक्शन नहीं करता, इन्फेक्शन करता है। नहीं, इन्फेक्शन दोनों करेंगे, लेकिन जो निमोनिया कोज होगा, डिजीज जो कोज करेगा वो एस स्ट्रेन ही करेगी। बिल्कुल। Next, if a double stranded DNA has 30 cytosine, what will the number of adenine,
in the DNA। बिल्कुल। अभी अपने जब- बात की थी यहाँ पे। अभी आपने जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ गया। जैसा इसने पूछा है कि जो साइटोसिन है वो 30 है, तो सर ये तो बता सकते हैं कि जो गुआनिन है वो भी पक्का 30 होंगे, बिल्कुल। लेकिन इसने पूछा है कि एडेनिन कितना एडेनिन होगा, कितने होंगे? तो एडेनिन कैलकुलेट नहीं कर सकते नहीं कर क्योंकि सकते। यहाँ पर डेटा इनसफिशिएंट है, यहाँ पर टोटल बेस का आपको मालूम नहीं नहीं है, तो आप आंसर जो है किस पे जाओगे, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट। भाई यहाँ पे 30% होता हाँ, तो अपन कर तो सकते आंसर आ हैं। जाता आपका, परसेंटेज बेसिस पे आ जाता। In Griffith experiment, mice will not dead when inject with। ग्रिफिथ परीक्षण में चूहे की मृत्यु नहीं होगी यदि इसे इंजेक्शन दिया जाए। अपन देखते हैं इसको लाइव एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन जो है उससे तो निमोनिया होता है, बिल्कुल। तो जो माउस उसकी डेथ हो ही जाएगी। बिल्कुल। हीट किल्ड एस स्ट्रेन कंबाइंड विद आर स्ट्रेन, अगर यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन है और वो कंबाइंड आर स्ट्रेन के साथ में है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन उसकी डेथ हो ही जाएगी। होगी। हीट किल्ड आर स्ट्रेन कंबाइंड विद एस स्ट्रेन, तो यहाँ पे एस स्ट्रेन तो है वो लिविंग है, अगर यहाँ पे एस स्ट्रेन है तो निमोनिया यहाँ पे हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। हीट किल्ड आर स्ट्रेन कंबाइंड विद आर स्ट्रेन, अब यहाँ पे चाहे तो आर स्ट्रेन हीट किल्ड हो या हीट किल्ड नहीं हो, निमोनिया होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे आपने पहले भी बताया था कि आर स्ट्रेन जो है नॉन पैथोजेनिक है, बिल्कुल। और हीट किल्ड आर स्ट्रेन या आर स्ट्रेन बोल दो वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट भी नहीं हो Convert पाएगी भी अपने नहीं आप, जब तक उसके साथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन नहीं है तब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बिल्कुल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चुनाव कीजिए। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड, तो बिल्कुल सही बात है। अपन एक स्ट्रैंड को देखकर जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें हम देख सकते हैं कौन से बेस है। बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, तो बिल्कुल सही है। जैसे मान लो किसी स्ट्रैंड में अगर यहाँ पे एडेनिन है तो सामने वाले में डेफिनेटली क्या आएगा, थाइमिन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होती है एक दूसरे की। इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज एस while other produce rough colony R। बिल्कुल अभी बात यहाँ पे की इसके दोनों स्ट्रेन की बात हो गई। R स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस, ये यहाँ पे क्या आ गया, रोंग आ गया, ये रोंग आ गया। अभी सर ने बताया भी था आपको कि जो म्यूकस लेयर होती है, पॉलीसेकेंड लेयर होती है, वो एस स्ट्रेन जो है उसमें पाई जाती है, और उसी की वजह से ये एस काफी स्मूथ होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फोर्थ। उसने पूछा भी है गलत कथन, तो ये फोर्थ जो है गलत है, बाकी के तीनों सर ने समझा भी दिया बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सर बहुत बार आते हैं, बिल्कुल। या तो डायरेक्ट पूछेगा कौन सा गलत है कौन सा सही है, या फिर काफी स्टेटमेंट देगा, फिर आपको ये कंसीडर करना है कि पूछेगा सत्य कितने हैं, असत्य कितने हैं। ये भी कह सकते हैं कि जनरली जो गलत होने के चांसेस होते हैं उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होते बिल्कुल। हैं। और ये लिए भी इसलिए गए ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो अपन बात करते हैं, पहले कथनों पे विचार करते हैं। डीएनए प्रीफर्ड और आरएनए फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसने बोला डीएनए प्रीफर्ड ओवर आरएनए फॉर स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो डीएनए वो स्टोरेज के लिए बेटर है बिल्कुल आरएनए से, और उसका रीजन भी आपको पता है, डीएनए जो है स्टेबल होता है, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। तो स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए ज्यादा बेटर कौन होता है, डीएनए। ओके, तो स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट हो गया। अभी बताते चलते हैं कि ये करेक्ट है, बाद में देख लेंगे क्या पूछा है। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल देन द डीएनए। आरएनए जो है मोर रिएक्टिव और अनस्टेबल, और इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप। क्योंकि आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो राइबोस होगा उसके सेकंड प्राइम पर ओएच ग्रुप फ्री है। तो आरएनए मॉलिक्यूल में बहुत सारे क्या है, ओएच ग्रुप, और उसकी वजह से जो है आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होगा और स्ट्रक्चरली भी क्या होगा, अनस्टेबल। जबकि जो डीएनए है उसके पेंटो शुगर में सेकंड कार्बन पर ओएच नहीं होता, एच ही होता है, तो वो कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस पे चलते हैं। डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, ये भी सही दिया है। आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है और आरएनए से डीएनए बना, डीएनए क्या हो गया, बिकम स्टेबल हो गया। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। बिल्कुल, सबसे पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, उसके बाद में डीएनए बना। बिल्कुल, आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ तो सारे स्टेटमेंट क्या हो गए सर, सारे सही है। और यहाँ पर सत्य कथन की बात करें तो फोर्थ आंसर होगा। बिल्कुल। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक्स प्लेस इन, देखो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बताए देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें अपन, न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए,
तो न्यूक्लिक एसिड जो है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, बिल्कुल, और उस चेन का फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा केवल होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बिल्कुल भाई, यहाँ पे दो सीक्वेंस आती है, एक तो आती है रीडिंग सीक्वेंस, बिल्कुल। एक आती है एक्शन सीक्वेंस, फंक्शनल सीक्वेंस। तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो पढ़ता हमेशा 3 डेज टू 5 डेज है, बिल्कुल। बट उसके ऊपर फॉर्मेशन हमेशा 5 5 डेज टू 3 3 डेज डेज करेगा। बिल्कुल, तो डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल। ट्रांसलेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में। बिल्कुल। आपका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट आरएनए? निम्न में से कौन सा विकल्प आरएनए के संबंध में गलत है? आरएनए कंटेन ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी, आरएनए में स्वयं खंडन की क्रिया पाई जाती है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट तो सही है। बिल्कुल। अभी बताया भी था कि उसके पास सेकंड प्राइम OH ग्रुप फ्री है, उसकी वजह से जो है वो खुद के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट, आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन राइबोस शुगर, दोज हैव फ्री 2 डेज OH ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल बात की ये भी करेक्ट स्टेटमेंट अभी अपने डिस्कस किया भी है। आरएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर, नहीं डीऑक्सी नहीं, हाँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होता है राइबोस। राइबोस शुगर। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट थोड़ा और आरएनए हैव बोथ साइटोसिन एंड यूरेसिल, तो बिल्कुल साइटोसिन तो वैसे डीएनए आरएनए दोनों में होगा, दोनों में, और यूरेसिल यूरेसिल का होना कैरेक्टर ही आरएनए का बिल्कुल। होता है। अभी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं अपन। बिल्कुल। तो ये सारे अपने एक तरह से यहाँ पर आरएनए के कैरेक्टर बता दिए, ये नहीं है, बाकी सारे आरएनए के कैरेक्टर। Correct है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी चलेगी बच्चों के पास। Consider the following statements, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। बिल्कुल अपने को पता है भी हिस्टोन जो है उसमें एक तो होता है H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3, H4, इसमें H1, H2A, H2B, इनमें तो होता है ज्यादा लाइसिन, और जो H3, H4 है इसमें हो जाएगा आर्जिनिन। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बिल्कुल। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो डीएनए जो है उस पर चार्ज नेगेटिव का होता है। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। डीएनए कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, बिल्कुल फॉस्फेट ग्रुप तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए दोनों के अंदर दोनों प्रेजेंट होगा। बिल्कुल। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स और हर्शे एंड चेस। अभी बताया था जो सुस्पष्ट प्रमाण है, लिखा है ना, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया था? हर्शे और ने। चेस ने। बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। पूछा क्या है? करेक्ट जो ऑप्शन है उसकी बात की है, तो ऑल आर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए संस्थान सूत्र को पहचानिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल दो स्ट्रक्चर सामने दिए, उनको आपको पहचानना है, और ये भी आपके एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर है, वो पूछ भी लेता है स्ट्रक्चरल पार्ट भी, इसलिए अपन ने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर अपने पास में दो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर देखो बच्चों एक ही इसमें रिंग है और यहाँ पर दो रिंग है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब जो पिरिमिडिन होता है उसमें एक ही रिंग होती है, और जो प्यूरिन उसमें रिंग दो होती है। एक तो पिरिमिडिन रिंग भी होती है, एक यहाँ पर इमिडाज़ोल रिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा अपने पाइरिमिडिन, और यहाँ पे हो जाएगा प्यूरिन। अब अपन यहाँ पे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला जैसा सर ने बताया प्यूरिन है, और दूसरा हो जाएगा आपका पाइरिमिडिन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा यही है कि करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों कौन है? प्यूरिन तथा पाइरिमिडिन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ए, वो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें स्ट्रक्चर जो दी है, बिल्कुल मेरे ख्याल से पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर किसकी है। जैसा इन्होंने दिया कि इसमें बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। पक्का किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोटाइड। और उन्होंने जिसको मार्क किया कि ए, ये यहाँ मार्क कर रखा है, तो ए का मतलब हो गया शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड कौन सा है, उस बॉन्ड को रिकॉग्नाइज करना है। वेरी सिंपल। तो बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ पर? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बता भी देते हैं, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और जो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं तो फॉस्फो डाइएस्टर। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, काफी बॉन्ड से आते हैं क्वेश्चन, बॉन्ड टाइप वगैरह पूछता है। मेनली बच्चे जो है वो कंफ्यूज दो जगह पर होते हैं, फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोडाइएस्टर। तो फॉस्फोएस्टर तो होता है एक ही न्यूक्लियोटाइड के बीच में, बिल्कुल, और जो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स है तो उनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर। इसका बच्चों आप स्पेशली ध्यान रखें। बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अपना हो जाएगा थर्ड आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? एडेनिन हैज 4 नाइट्रोजन एटम्स इन रिंग, साइटोसिन हैज
3 nitrogen atoms in ring, guanosine has 3 nitrogen atoms in ring, uracil has 5 nitrogen atoms in ring. स्ट्रक्चर वाला दे दिया, तो दोनों के एक बार स्ट्रक्चर हल्का सा बता देना है, ताकि जो है जहां पूछे कि नाइट्रोजन पूछे कार्बन पूछे आप बता दोगे। जैसा प्यूरिन की अगर बात करें अपन, जो प्यूरिन्स होते हैं उनमें अभी सर ने बताया भी था 2 रिंग होती हैं। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ये कार्बन होगा और यहाँ पर ये नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा कार्बन। तो अपन केवल रिंग की बात कर लेते हैं। तो सामने जो बेटा हमने बताई वो है आपकी प्यूरिन रिंग। तो प्यूरिन रिंग में टोटल जो एटम्स है वो 9 है। देखो इसकी नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग अपन करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं तुम्हारे सामने है, 1 2 3 और 4 नाइट्रोजन है, और वो भी कौन से नंबर पे है, 1 3 7 एंड 9 नंबर पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा। और जो पिरिमिडिन रिंग होती है, तो ये एक रिंग जो है इसको आप सेपरेट कर दो, पिरिमिडिन रिंग हो जाएगी। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये पिरिमिडिन रिंग होगी, इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग आंसर बचा दे देगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एडेनिन हैज 4 नाइट्रोजन एटम। ये एडेनिन की बात करें तो एडेनिन ऑब्वियसली प्यूरिन है। प्यूरिन होता है बिल्कुल। साइटोसिन हैज 3 नाइट्रोजन एटम इन रिंग। तो साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन है, तो सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 होते हैं। ग्वानिन हैज 3 नाइट्रोजन, ग्वानिन भी प्यूरिन है, उसमें भी कितने हैं, 4 होने चाहिए। यूरिसिल हैज 5। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये बच्चों जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखकर आप अपने काफी क्वेश्चन सीख सकते हो। इसीलिए सर ने यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बनाया है ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। बिल्कुल। और इसकी नंबरिंग भी, इसको भी बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 और 6, इसकी नंबरिंग जो है इस तरह से यहाँ से शुरू होती है, उसकी वहां से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। ये कैसे ओरिएंटेट कर दो आप, अपोजिट कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन नंबरिंग जो है वो यूनिक रहेगी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम, सम्मिलित कीजिए। ई कोलाई डीएनए, तो ई कोलाई डीएनए जो है अपने को पता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो होते हैं 4.6 10 टू द पावर बेस पेयर। उसके बाद में यहाँ पे है लैम्डा फेज। लैम्डा फेज को भी सीधा मैच ही कर दो आप, बिल्कुल अपने आप कर लेंगे। लैम्डा फेज यहाँ पे किससे हो जाएगा, ये लैम्डा फेज 48,502 जो 48,000 है, इससे मैच हो जाएगा इस तरीके से यूं। उसके बाद में 5174, इसमें 5386 बेस। ये बहुत अपन इंपॉर्टेंट बात बता सकते हैं कि ये जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर बेस लिखा है, न कि बेस पेयर लिखा है। बिल्कुल। और वुमन का जो जीनोम है इसमें अपने हो गए 3.3 जीनोम की बात कर रहा है। और ये जीनोम मतलब 23 क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा है। अगर 46 क्रोमोसोम की बात करता तो मल्टीप्लाई विद अपन 2 कर देंगे 6.6, जो एनसीईआरटी में डेटा भी लिखा है। और सर ने अभी बताया आपको कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक बार बता देते हैं, ई कोलाई में डीएनए जो है वो डीएस डीएनए, और वो भी सर्कुलर होता है। जो फेज है उसके अंदर भी डीएस डीएनए है। और ये वाला जो फेज है 5174, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एसएसडीएनए, और अपने अंदर होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है किसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है, किसमें डबल स्ट्रैंडेड है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय 3,5-phosphor डाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही बात है। विद 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर, और वो दोनों शुगर के 3 कार्बन और 5 कार्बन है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे सर ने बताया कि जो डायरेक्शन है उसकी वो 3 to 5 है, पहले वाले का 3rd कार्बन और अगले वाले का 5th कार्बन। तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखी है 3' to 5'। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड हैव 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, whereas pyrimidine nucleoside have 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बिल्कुल। यहाँ भी उन्होंने डायरेक्शन की बात कर ली। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पार्ट है, लेकिन दे रखा है एनसीईआरटी में, तो मेरे ख्याल से याद रखना भी चाहिए। बिल्कुल। जो प्यूरिन्स है, जैसा स्टेटमेंट लिखा है, जो प्यूरिन है वो जब भी शुगर के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पर डायरेक्शन होगी, जो आपका शुगर है उसका तो 1st प्राइम कार्बन हो गया, और जो आपका नाइट्रोजन प्यूरिन है उसका 9th जो है नाइट्रोजन हो गया। ये डायरेक्शन होती है। और पिरिमिडिन होगा तो ये फर्स्ट तो रहेगा, शुगर का तो हमेशा फर्स्ट ही रहता है, और ये जो पिरिमिडिन है उसका ये नाइट्रोजन फर्स्ट होगा। तो वहां पर डायरेक्शन क्या है, 1 है, और वहां पर डायरेक्शन होगी 1,9। बिल्कुल। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कॉमन इन
डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं सही ये स्टेटमेंट। अभी बाकी थी, अपने स्टार्टिंग में समझा दिया था, ये तीनों जो है वो दोनों में कॉमन होते हैं। डिफरेंस खाली थायमिन यूरेसिल में आता है। बिल्कुल, फिर तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, राइबोज इज आइसोमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज। बिल्कुल, देखो आइसोमर बोल दिया, आइसोमर तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के मोलिकुलर वेट में डिफरेंस है, डिफरेंस आ ऑक्सीजन की एक डेफिशिएंसी होगी तो ये आइसोमर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। आइसोमर तब होगा जब सेम फार्मूला होगा, Same इनका formula। फार्मूला सेम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल तो यहाँ पर आंसर अपन देखें तो ए बी सी जो है वो तो करेक्ट है, बिल्कुल। ए बी सी करेक्ट, और डी जो है वो Incorrect। इनकरेक्ट है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड थर्ड। ऑप्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट, Which of the following dsDNA sample will have highest melting temperature that with, तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे बच्चों अपने पास में जो डीएनए होता है उसमें ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड सर, और जो सी एंड जी है उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपने को मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए होता है। बिल्कुल, तो जिस डीएनए के अंदर ज्यादा सी जी है, इसमें मोर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होगा। तो अपन तो देखते हैं सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल। क्वेश्चन वैसे जैसे सर ने बताया डीएनए है आपके पास, बिल्कुल। उसको क्या करना है, आपको अनवाइंड करना है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर दोगे वही है आपका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट। तो जीसी जितना ज्यादा हो गया उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर बात करें अपन अधिकतम किसका होगा, जिसमें ये रहा जीसी कंटेंट क्या है, हाई है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी डीएनए। तो बी डीएनए यहाँ पर जो सर है वो वॉटसन एंड क्रिक का जो दिया गया डीएनए मॉडल है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, जो अपने पास में इस तरीके से बी डीएनए है, उसमें डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, तो बिल्कुल ठीक है। जो यहाँ पर दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है उनके बीच का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। करेक्ट है। बेस पेयर पर टन, तो जो यहाँ पर पर टन बेस पेयर कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 base pair। बिल्कुल करेक्ट है। रोटेशन राइट हैंडेड, बिल्कुल राइट बिल्कुल हैंडेड right है। hand होता है। लेंथ ऑफ टन 34 नैनोमीटर, बिल्कुल, यहाँ गड़बड़ कर दी, बिल्कुल यहाँ होना चाहिए था 34 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो है फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, which is not a usual function of RNA in cell, messenger, adapter, help in translation, genetic material। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है बेसिकली वो डीएनए होता है बिल्कुल अपने सेल के अंदर, तो यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन जेनेटिक मटेरियल। और यहाँ सारे ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से सबका रोल आएगा आगे। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए होता है, टेम्पलेट बिल्कुल। देगा, एडेप्टर जो है ये बात कर रहे हैं, टीआरएनए, टीआरएनए के बारे में, हेल्प इन ट्रांसलेशन, जो तीनों आरएनए जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन में। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात जैसे आपने बताई सेल बोल दिया, तो ऑब्वियसली जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। डीएनए होता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी में भी नहीं है। किसी वायरस को छोड़ दो, वायरस जो है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है नहीं, जो बिल्कुल। सेल की उसमें बात कर नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। Who first suggest that the DNA caused the transformation? ये बिल्कुल एक फेमस अपने पास में मॉडल था, ग्रिफिथ का मॉडल। तो डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है, इसको सबसे सजेस्ट किया था एवेरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी ने किया था। बिल्कुल, ये आ जाएगा आपका एवेरी, मैकलियोड, मैकार्टी। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन अपने पास। और इसमें वो जो उनके एक्सपेरिमेंट के जो इश्यूज है वो भी दे रखे हैं, वो थोड़ा सा यहाँ नहीं है तो आपको पढ़ना भी है उनको, है ना। उन्होंने किस तरह से इसको प्रूव किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, प्रोटीएज, आरएनएस, डीएनए जो है आइसोलेट किए थे, और बाकी जो मटेरियल थी हीट स्किल्ड असिस्टेंट उनको भी सेपरेट किया, तो वहां पर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और वहां लिख भी रखा है सर कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था उससे पहले आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन को माना जाता था, प्रोटीन को मानते थे, लेकिन दोनों ने, तीनों ने जो मिलकर ये बता दिया था कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन सारे वैज्ञानिक जो है सहमत नहीं हुए थे। पहले क्या किया, प्रोटीएज का यूज कर लिया तो तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, आरएनएस का यूज किया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने डीएनए का यूज किया तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए है, डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है, इन्होंने बताया था सबसे पहले। At 5 end of a polynucleotide chain, OH group is attached, phosphate group is attached, pentose sugar is attached, H bond is present। तो अपने को पता है कि जो polynucleotide chain है उसके 5 days का मतलब होता है कि साहब 5th कार्बन के ऊपर phosphate group है, और 3 days का मतलब है 3rd कार्बन के ऊपर OH group है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 5 एंड की बात की है तो phosphate group attached। नेक्स्ट, During Hershey and Chase experiment, when bacteria that were infected with virus that has radioactive protein, then radioactive is
हर्षे तथा चेस परीक्षण के दौरान जब जीवाणु को विषाणु जो रेडियो सक्रिय प्रोटीन युक्त है संक्रमित होते हैं, तब रेडियो सक्रियता डिटेच्ड इन सेल्स, डिटेच्ड इन सुपरनेटेंट, बोथ इन सेल एंड सुपरनेटेंट, बिल्कुल, नन ऑफ दिस। काफी अच्छी बात कर रही है। और स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जाना बिल्कुल। पड़ेगा। अभी बताया था जो एक्सपेरिमेंट है उनमें भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो इसके अंदर अपने को जो बैक्टीरिया है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, तो अंदर जो सेल है उसमें सिर्फ डीएनए जाएगा सर, बिल्कुल। और जो प्रोटीन है वो बाहर ही रह जाती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं डिटेच्ड इन सेल, डिटेच्ड इन सुपरनेटेंट। डिटेक्टेड इन किसकी बात कर रहा है ये कर रहा है किसकी? रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो प्रोटीन ऑब्वियसली बाहर रहेगी, बाहर जाता है, सुपरनेटेड में सुपरनेटेंट में आ जाती है। बिल्कुल सही है। तो जो प्रोटीन है वो कहाँ मिलेगी आपको? डिटेच्ड इन सुपरनेटेंट। तो आंसर आपका सेकंड सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, rRNA that found in both 80S ribosome and 70S ribosome is 23S rRNA, 5.8S rRNA, 5S rRNA या all of these। तो अपने को पता है कि जो 70S और जो 80S राइबोसोम है, इनमें जो कॉमन आरएनए होता है वो होता है अपना 5S rRNA। बिल्कुल। और ये स्ट्रक्चर जो पहले गुरुविद्या ही है सेल बायोलॉजी की, उनमें राइबोसोम की स्ट्रक्चर बता भी चुके हैं, पूरा बिल्कुल, बच्चों को याद भी होंगी। जैसे मान लो ये अपने कहा था कि साहब 70S है, ये अपने पास में है 80S, तो ये यहाँ पे होता है 30S, ये 50S। 30S में कौन सा था? 16S rRNA था सर, और 70S में था अपने पास 23S rRNA, 5S rRNA। 80S में जो अपने पास में 40S था, यहाँ पर था 18S rRNA, ये अपने पास में था सर 60S rRNA, इसमें था 28S, 5S एंड 5.8S rRNA। ये लो सर ने सारे बता भी दिए हैं, जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आप आराम से कर भी सकते हो। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, कॉलम को सम्मिलित कीजिए। ये अपने पास में ए बी सी डी है, तो देखते हैं भी यहाँ पर अपने पास में ये सर पेंटो शुगर है, और पेंटो शुगर के साथ में क्या दे रखा है सर? ये अपने पास दे रखा है नाइट्रोजन बेस, तो ये तो अपना हो गया न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल ऐसा करते हैं अपन, हाँ सर की जैसे ऑप्शन दे रखे हैं ना, अपन यहीं पर उनको बिल्कुल मेंशन कर देते हैं mention ताकि कर फिर वो देते हैं। ऑप्शन बच्चे अपने आप जो है कलेक्ट करें। तो आपने जैसा बोला ये एडिनिन है, ये आपका पेंटो शुगर है, शुगर आ गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियो साइड, साइड। मैचिंग में थोड़ा सा इजी रह जाएगा। हाँ, अपने आप फिर ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल। आगे बी की बात करें। बी, बी सर यहाँ पर ये हो गया पेंटो शुगर, ये अपने पास में नाइट्रोजन बेस भी है और फोस्फेट भी है, तो यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। यहाँ दे रखा है देखो यूरेसिल है और ये शुगर आ गई, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसके नाम पे अगर जाएं तो ये हो जाएगा फिर यूरिडिन। बिल्कुल, यूरेसिल है और ये न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में है, तो इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पर टर्म दे देते हैं यूरिडिन। और ये जैसे आपने बताया था न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन नाम दे देते हैं इसका, ये हो गया एडिनोसिन। ये यहाँ पे अपने हो गया, जैसे न्यूक्लियोटाइड है तो एडेनिल, तो यहाँ पे हो गया एडिनाइलिक एसिड बोल दो इसको, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी नहीं होगा, वो राइबोज है ना, तो राइबोज शुगर है, हाँ, एडिनाइलिक हो जाएगा, एडिनाइलिक हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे OH नहीं होता तो डीऑक्सी होता। अगर मान लो यहाँ पे H होता बिल्कुल। तब होता डीऑक्सी, लेकिन OH दे रखा है तो एडिनाइलिक बिल्कुल। एसिड। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना जरूरी है, जल्दीबाजी में क्या पता आप यहाँ पर देखो नहीं, तो देखना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। और ये स्ट्रक्चर दे रखी है, अभी अपन ने सर बताई भी थी, ये एडिनिन की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, एडिनिन जो कि एक प्यूरिन है जिसमें 2 रिंग पाई जाती है। बिल्कुल। और वो ई वाला जो है यूरेसिल दे रखा है, तो उसको भी आप वहाँ लेबल कर सकते हैं यूरेसिल। तो ऑब्वियसली सारी स्ट्रक्चर वैसे हमने बता दिए, तो आप आराम से जाके इनको मैच कर सकते हो। हर स्ट्रक्चर के ऊपर आपने नाम मेंशन कर दिया है। बिल्कुल। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इधर है केमिकल कंपाउंड, इधर है इसके एग्जांपल नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे कौन सा हो गया? एडेनिन हो गया, ठीक है। बिल्कुल, उसके बाद में इसको मैच के साथ मैच सीधा ही मैच कर देते हैं, ताकि आंसर हो जाए डायरेक्ट। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे कौन सा अपन कह सकते हैं? साइटिडीन। साइटिडीन है, बिल्कुल। उसके बाद में है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की पहचान क्या होती है? लास्ट में आता है उसके इक एसिड। तो इक एसिड किसमें है? थायमिडिनिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड अपने पास में कौन सा है? डीएनए होता है, ये मैचिंग अपने आप अपने आप जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम फर्स्ट इधर है, कॉलम सेकंड है टेलर एंड कलीग्स, हर्शे एंड चेस, ग्रिफिथ, जैकब एंड मोनोड। तो बिल्कुल कवर करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है लेक ओपेरोन। तो लेक ओपेरोन जो है सबसे पहले दिया था जैकब ने एंड मोनोड ने। उसके बाद में डीएनए है, तो जो डीएनए है इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्शे और चेस ने तो ये कहा था कि डीएनए क्या है? इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद में ग्रिफिथ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ ने क्या प्रिंसिपल किया था? ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो ग्रिफिथ का अपने पास में आ गया ये।
उसके बाद बच गया टेलर एंड कलीग्स, तो उन्होंने क्या किया था, ट्रांसक्रिप्शन है और डीएनए है, तो डीएनए से कोरिलेट कर देते हैं, बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी वगैरह यूज की थी, सेमी कंजर्वेटिव मोड जो है डीएनए बिल्कुल। रेप्लिकेशन का वो उन्होंने डिफाइन किया क्रिस या फाबा में अपना उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखो वहां पर 5 दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली जैसे आपने किया कि आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, कई बार होता है कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल जैसे अपन बात करें डीएनए, तो डीएनए तो इनमें इससे भी रिलेटेड हो सकता है, इससे भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पहले आप जो एक्सपेरिमेंट जो दे रखे हैं मेन प्रीफर जो करोगे वो पहले मैचिंग करोगे, विच जिसमें एक्यूरेसी है, अपन हाँ एक्यूरेसी है, बिल्कुल। तो ये सिंपल है, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए इज 4.6 10 to the power 6। ये बेसिकली यहाँ पर ई कोलाई का है, ह्यूमन का है ही नहीं। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू पेंटोस शुगर थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये यहाँ पे गलत रिलेशन में बात की थी, बिल्कुल जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो यहाँ पर बनता है, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ मोरास विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन वाज द बेसिस ऑफ वॉटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल, बिल्कुल अपन यहाँ से कह सकते हैं। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय वॉटसन एंड क्रिक, यहाँ गलत हो गया, ये था आपका फ्रेडरिक मिस्चर जो है उसने आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल, उसने कहा था कि साहब जो न्यूक्लियस में एसिडिक मटेरियल है वो यहाँ पर जेनेटिक सब्सटेंस है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, स्टेटमेंट केवल ये करेक्ट है, और ये पूछा है स्टेटमेंट जो है करेक्ट, थर्ड आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय एवेरी एट एल ऑन स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae has proved conclusively that DNA is the genetic material, live R strain DNA from S strain plus DNA। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है उसके बारे में जो एवेरी मैकलियोड ने मैकार्ट ने जो कहा था, वो क्वेश्चन यहाँ पे है। तो बिल्कुल, अभी आपने डिस्कस भी किया था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो एक्चुअली उन्होंने क्या था, उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसी के ऊपर ही वर्क किया था, और ये पता लगाया था कि वहां पर ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कौन है। बिल्कुल, तो यहाँ कुछ वो बेसिक जो है उन्होंने स्टेप्स दे रखे कि किया गया था, तो बड़ा सिंपल है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला भी था, डीएनएस को अगर आपने यूज में लिया तो डीएनएस क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देगा। तो उन्होंने जो है आर स्ट्रेन ली, बिल्कुल, और जो एस स्ट्रेन है हीट की एस स्ट्रेन थी, तो यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा लाइव आर स्ट्रेन डी नेचर्ड डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन, ये नहीं होगा। इस पे जाएंगे अपन डीएनएच वाले पे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन दे रखा है, ये है लाइव एस स्ट्रेन डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन, ये भी नहीं होगा। तो आपका देखो सर ये दे रखा है यहाँ पर लाइव एस स्ट्रेन डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन प्लस डीएनएच का यहाँ पर बड़ा रोल है, और लाइव एस स्ट्रेन लेनी है। तो डीएनएच अगर आप यूज करोगे तो जो डीएनए को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, तो आर जो है वो एस में कन्वर्ट नहीं होगी, ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देगा। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया था कि ये भाई यहाँ पर जैसे लिखा है डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन, तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है उसका डीएनए जो है वो जा रहा है, आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने सेपरेट भी किया था, जो डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन तीनों को सेपरेट कर लिया, और फिर ये डीएनए एंजाइम, आरएनए एंजाइम ये उनमें यूज किए थे। बिल्कुल, तो बड़ा सिंपल है, आंसर हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जीन implication of DNA, fill in the blanks A to C, DNA to mRNA, तो अपने को पता है DNA to mRNA जो है आपका हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ये मेंशन कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद में है mRNA से प्रोटीन, तो ये ट्रांसलेशन हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। एंड प्रपोज्ड बाय क्रिक वॉटसन, सेंट्रल डॉग, हां वही क्रिक जो वॉटसन क्रिक वाला जो क्रिक था, फ्रांसिस क्रिक, जिसने ये सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था। और ये क्वेश्चन सर नीट में भी आया हुआ है, वो मैनिपुलेट कर देते हैं इसको कि भाई ये प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस कौन सा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कांसेप्ट इनका सेम ही है। हां, इनमें हो जाएगा ए जो है, अब देखते हैं, ए ट्रांसक्रिप्शन, बी जो है वो हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन, और सी ये वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट, द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, बेस्ड ऑन व्हाट डाटा दे प्रोड्यूस दिस मॉडल। बिल्कुल, तो अभी जस्ट क्वेश्चन भी आया है कि जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा है, बिल्कुल, वो फ्रैंकलिन वाला, उसका उन्होंने यूज किया था, और ये मॉडल भी उनके ऊपर बेस्ड था। तो जो विल्किंस और फ्रैंकलिन है, उन्होंने जो है एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड काम में लिया था और वो डेटा ऑब्टेन किए थे, और उन डेटाओं पर जो है आपका वॉटसन जो क्रिक मॉडल है वो आधारित था। और वहां लिखा भी है सर,
जो वॉटसन है, क्रिक है और विल्किंस जो है, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। तीनों को एक साथ दिया था इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्सरे डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्राइमरली ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर डीएनए की विकृति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो डीएनए है हाइड्रोजन, जो बिल्कुल जो अपने पास में दोनों चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। डायग्राम बता देते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएंगे। देखो अब चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो ब्रेक हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, अभी सर ने बताया था कि अपने पास में ये तो क्या होता है पेंटो शुगर है, यहाँ पे अटैच क्या होगा नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे अटैच क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप। इस तरीके से फॉर्मेशन किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। Select the wrong statement. Proteins are heteropolymers made of amino acid. ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन एमिनो एसिड से होता है, फिर भी वो हेटेरोपोलिमर है बिकॉज साहब जो एमिनो एसिड्स है 20 प्रकार वो के 20 टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालाइटिक पावर, बिल्कुल अपन कह सकते हैं ये अपने पास में आरएनए होता है बेसिकली जो एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन में बड़ा रोल है। जैसे सर ने बताया राइबोजाइम जो है एंजाइम की तरह बिहेव करता है, और यहाँ एग्जांपल बताएं तो 23S आरआरएनए और 28S जो आरआरएनए है वो बिल्कुल एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं राइबोजाइम। राइबो बोले तो राइबो न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज एंजाइम, दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम। तो सही हो गया ये। न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटेरियल, तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि साहब जेनेटिक मटेरियल है, ना तो प्रोटीन है ना लिपिड है ना कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल द बायोस्फीयर एंड रुबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। नो, रुबिस्को जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट में प्लांट किंगडम में होता है, ठीक है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आंसर भी फोर्थ है। इसको रिवर्स कर दे तो सही हो जाएगा। कोलेजन जो है वो एनिमल वर्ल्ड में और जो रुबिस्को है वो होल बायोस्फीयर के अंदर। बिल्कुल। द pyrimidine base which confers additional stability to DNA over RNA is pyrimidine क्षार जो डीएनए को आरएनए से अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है वो कौन सा है? बिल्कुल डीएनए में कौन सा है बताया भी था अपन ने, बिल्कुल सर थोड़ी देर पहले थाइमिन, क्योंकि आरएनए में नहीं होता, वहां पे यूरेसिल होता है और थाइमिन यूरेसिल से ज्यादा स्टेबल हो गया, ज्यादा तो उसमें मिथाइल ग्रुप आ गया। बिल्कुल, और जिसकी स्टेबिलिटी हाई है उसकी रिएक्टिविटी बेस्ट होती है। नेक्स्ट, हिस्टोन ऑक्टामर कंटेन्स 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, 8 हिस्टोन्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स, 5 हिस्टोन, 6 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। तो अपने को पता है हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर H2A, H2B, H3, H4 4 टाइप्स के एंड ईच कंसिस्ट 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो ऑक्टामर है उसमें 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन है, टोटल यहाँ पे हिस्टोन कितने होंगे? 8 होंगे। इसमें दोनों दे दिए सर, इंपॉर्टेंट भी है, टाइप पूछे तो 4 और संख्या पूछे तो 8 हो जाती है। तो जो स्टोन है ऑक्टाबर वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर टोटल जो है अपन बात करें तो 8 टाइप्स की है, जैसा सर ने बताया, सॉरी 4 टाइप्स की, लेकिन संख्या में कितनी है? बिल्कुल 8 नंबर 8 है, और इस पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, और वहां लिखा भी है ना जो डीएनए इसके चारों ओर क्या करेगा? लिपटेगा। डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्टोन ऑक्टाबर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम, जिससे न्यूक्लियोसोम का निर्माण होगा। तो बिल्कुल यहाँ डेटा है, थोड़ी सी बता दी। एक बात कई बार बच्चों के दिमाग में आती है कि सर जिस तरीके से ऑक्टामर होता है तो यहाँ पर जो डीएनए है वो इस तरीके से कोल्ड हो जाता है, तो पास में लिखा होता है H1 स्टोन। बच्चे पूछते हैं कि सर H1 स्टोन को न्यूक्लियोसोम के अंदर काउंट करना है या नहीं करना है? तो बिल्कुल अपने को उसको काउंट करना है न्यूक्लियोसोम के अंदर, टिपिकल न्यूक्लियोसोम का पार्ट ही होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर सर हो जाएगा फिर अपना सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन in a double stranded DNA is 60%, then the amount of guanine in this DNA will be। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो G आ गया, बिल्कुल अपन इसको कर सकते हैं। एडेनिन यहाँ पे कितना है? एडेनिन प्लस थाइमिन दे रखा है, यहाँ पे कितने? 60% है। और आपको पूछा यहाँ पर क्या है? पूछा अपने को यहाँ पे ग्वानिन है, तो 8 यहाँ पे 60% है, तो CG यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40%, 20% ये हो जाएगा, 20% ये हो जाएगा, आंसर हो गया 20%। यहाँ सर देखो आप अपन ने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मेरे ख्याल से बच्चों को बताना चाहूंगा कि सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सारे एग्जाम नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और एनसीईआरटी से,
और आपको वही प्रैक्टिस हमें करवानी है ताकि बिल्कुल। आप नीट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। यहाँ पर कोई आपको डिटेल में नहीं जाना है, और ये क्वेश्चन जो है वो होते हैं जहां पर बच्चे जनरली सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। और मेरा मानना है कि अपन जो टॉपिक कवर करेंगे, जैसे अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहले जैसा कि बच्चों ने देख लिया होगा, रेप्लिकेशन तक के क्वेश्चन लिए हैं। जनरली स्ट्रक्चर के आगे डीएनए स्ट्रक्चर, वॉटसन क्रिक मॉडल, चारगाफ रूल, हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट, वो सारे क्वेश्चन अपन ने इसके अंदर ले लिए। और मेरा मानना है कि इनसे बाहर क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब क्या एप्लीकेशंस होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट ही आते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछता नहीं है जनरली, कॉन्सेप्ट यहाँ पूछते हैं अपने को। बिल्कुल, अपन ये चाह रहे हैं कि बस इससे बाहर कुछ ना जाए। कुछ नहीं। तो अब हम भी दिमाग लगा के क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि गुरु नीति से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, बच्चा आराम से जो है क्रैक कर पाए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। Following structure denotes two base pair of DNA. In this structure, name of types of labeled is। तो बिल्कुल अपन यहाँ पर देखते हैं, ये अपने पास में डायग्राम A, ये अपने पास में B है। तो ये बच्चों यहाँ पे थायमिन है, एडेनिन है, T एंड A है। तो AT के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद में B अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ये अपने पास में D दे रखा है। तो D यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हो गया, एन-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद में बी वाला उधर दिया है, बी जो है बी रहा। हाँ, ये अपने पास में हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने थोड़ी लेबलिंग में थोड़ा वो कर रखा है सब, वो जो बी है वो देखना पड़ेगा। जो बी है केवल उन्होंने एक को डिनोट किया है। बिल्कुल, एक को, तो वहां पर देखो फॉस्फोडाइएस्टर में एक बॉन्ड को वहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है, बिल्कुल। तो वहां फॉस्फोएस्टर भी हो सकता है। ऑप्शन में जाके अपन देखेंगे ऑप्शन क्या के हिसाब से है। मैचिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी की बात होगी, सी का सी ये रहा, ये यहाँ पर सी रहा। तो बिल्कुल अपन यहाँ ये पे सी जो है ये हो गया फॉस्फोडाइएस्टर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सर मैं बोल रहा हूँ ए, तो ए में आपने बताया है ए अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ए हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा। तो ये सिर्फ एक में दे रखा है वैसे भी। ये बिल्कुल सिंपल हो गया, एक में दे रखा है, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होगा। बिल्कुल। और ये इसलिए दे रखा है ताकि यहाँ पे वो कंफ्यूजन नहीं रहे। बिल्कुल। और ऐसे आते हैं नीट में भी, अब की बार जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए थे उनमें भी ये दे रखा था कि एक में ये मैचिंग है। पहली बार ऐसा हुआ था कि अगर आपको किसी बच्चे को एक मैचिंग मिलेगी ना, तो उसको बाकी मैचिंग कलेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वैसे भी अपन ने बॉन्ड सारे बता दिए हैं, क्योंकि बॉन्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ सारे बॉन्ड आ गए। बिल्कुल, थोड़ा सा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, यहाँ पर टू बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 80 है, 80 के बाद में क्या आता है CG, तो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन जो है वो डिस्टेंस होती है। आप देख लो किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, तो यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉन और 0.34 नैनोमीटर एक ही बात है। डाटा दोनों दे रखा है, डाटा दोनों दे रखे हैं, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्यूरिन्स possesses नाइट्रोजन एट, तो भी हमने अभी डायग्राम आया था, वहां पर डायग्राम में आप वापस जो है देख लेना, 1379 पोजीशन पे जो है बिल्कुल नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए। द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। बिल्कुल कह सकते हैं भी डीएनए की लेंथ या तो कैलकुलेट कर लो न्यूक्लियोटाइड से या फिर बेस पेयर से कर सकते हैं। साइटोसिन इज कॉमन in both DNA and RNA। बिल्कुल करेक्ट है। In a nucleotide, the nitrogen base is linked to a phosphate group। तो यहाँ पे लिखा है कि साहब जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू ए फोस्फेट ग्रुप। ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस जो है वो शुगर से कनेक्ट है, ना कि फॉस्फेट से। हाँ, सिंपल डायग्राम बनाते हैं अपन यहाँ पर। ये यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, ये फोस्फेट आ गया, तो दोनों अटैच शुगर से है, ना कि दोनों आपस में अटैच है। थायमिन इज केमिकली 5 मिथाइल यूरेसिल। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये करेक्ट हो गया आंसर जो है, रॉन्ग कुछ है, थर्ड इसका आंसर। तो कई बार इससे भी आ जाता है, थायमिन को अपन मिथाइलेटेड यूरेसिल भी बोलते हैं। बिल्कुल, तो कई बार वो बोल देता है मिथाइलेटेड यूरेसिल फाउंड इन, तो आंसर जाएगा डीएनए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आंसर हो गया। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी अमंग दिस लिस्टेड below is not a criteria for a molecule to act as a genetic material, generate its replication, okay, chemically and structurally stable होना चाहिए, mutate slowly to facilitate evolution, destroy itself in every cell cycle। ये यहाँ पे wrong statement हो गया, तो आंसर भी अपना फोर्थ हो गया। और ये भी इसलिए डिजाइन किया सर, वहां पर दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, तो वहां भी थ्योरेटिकल थोड़ा सा पोर्शन दिया है, थ्योरी दे रखी है, पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन काफी अच्छे बन रहे हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने, और ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि भाई किसको जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करना है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, तो वो प्रॉपर्टीज अपन ने इंक्लूड भी कर ली है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है नहीं होगी, डेस्ट्रॉय नहीं होगा, सेल में डेस्ट्रॉय हो गया तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। भी जो कैरेक्टर्स वगैरह है, जो जीन्स वगैरह है, फिर अपना एक्सप्रेशन कैसे दे पाएंगे? हाँ, और वहाँ लिख भी रखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज के अकॉर्डिंग या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी डाइजेशन या चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मटेरियल काम ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस द कंपाउंड्स असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट अरेंज्ड? बिल्कुल, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग है बात करनी है कि देखना आपको कि लार्ज कौन है, स्मॉल कौन है, सबसे स्मॉल कौन है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सर जैसे आपको कई जगह डीएनए वगैरह दिखाई दे रहा है, डीएनए आरएनए, तो डीएनए जो है आरएनए जो है उनका वेट जो है ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पूछा क्या है इन्होंने, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। बिल्कुल, असेंडिंग का मतलब आपका हो गया बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो बढ़ते हुए क्रम में देखो सबसे एंड में क्या होना चाहिए सर, मेरे ख्याल से सबसे एंड में डीएनए आरएनए होना चाहिए, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए अपने पास। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये है आरएनए दे दिया, ये डीएनए। अब देखते हैं, ऑब्वियसली डीएनए से छोटा होता है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड हो गया ना, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। फिर एटीपी जो है वो एडीपी से लार्ज होती है। तो ये तो अपने पास में हो गए दोनों न्यूक्लिक एसिड हो गए, और इसमें डबल स्ट्रैंड हो गया ना, ये ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का हो गया। बिल्कुल, इसमें खाली एक ही स्ट्रैंड है, ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड ही रह गया। बिल्कुल, तो इनसे स्मॉल हो गया, उसके बाद में डाइफॉस्फेट, उसके बाद बिल्कुल सिंपल हो गया, एएमपी एडीपी देन एटीपी। और ये जो आरएनए डीएनए होते हैं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, आरएनए जो छोटा है डीएनए बड़ा है, तो सिंपल है, हो जाएगा ये आंसर थर्ड हो गया इसका। तो ये क्वेश्चन जो थे हो गए आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। अपन ने सर स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक लिया है, जैसा टॉपिक जो है रेप्लिकेशन से पहले का जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे अपन ने इंक्लूड कर लिए हैं, और अगली वाली में जो है अपन मॉलिक्यूलर के बाकी के जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।